महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार के निधन के 3 दिन बाद आज उनकी धर्मपत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने उनकी जिम्मेदारियों को औपचारिक तौर पर संभाल लिया है। इस वक्त हम मुंबई के लोक भवन में मौजूद हैं और यहीं पर कुछ देर पहले सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ पर मौजूद थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही एनसीपी के तमाम जो विधायक हैं, दूसरे नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। लगातार ये चर्चा हो रही थी कि अजीत पवार की विरासत आखिर कौन संभालेगा और आज एनसीपी के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के विधान भवन में एनसीपी के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया और इसी के बाद आज 5 बजे का समय रखा गया था कि लोक भवन में आज 5 बजे सुनेत्रा पवार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और ये जो समारोह है वो संपन्न हुआ। आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान शरद पवार या फिर सुप्रिया सुले या फिर रोहित पवार जो पवार परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो इस दौरान मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि शरद पवार या फिर बाकी जो पवार परिवार के लोग हैं वो इस शपथ समारोह में इस तरह से अजीत पवार के निधन के 3 दिन बाद ही इस तरह से शपथ लेने की बात से वो खुश नहीं थे, वो नाराज़ थे। शरद पवार ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि आज सुनेत्रा पवार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। वहीं सुनेत्रा पवार ने अब ऑफिशियली औपचारिक तौर पर अजीत पवार की जिम्मेदारियों को संभाल लिया है और इसी के साथ वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। एसआईआर प्रक्रिया में जिन मतदाताओं का नाम छूट गया था उन्हें दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े जाने के लिए 2 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ मांटेसरी स्कूल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मतदाता छूट गए थे उनको मतदाता सूची में दोबारा जोड़ने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनके नामों में आपत्तियां हैं या ऐसे नाम जो छूट गए हैं अगर वो आ जाते हैं तो उनके नामों को जोड़ लिया जाएगा। जो लिस्ट है वो संशोधित होकर प्रकाशित होगी। काम है वो सतत जारी है। बीएलओ अपनी जिम्मेदारी के साथ बूथ पर मौजूद हैं। किसी भी मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है वो आकर यहाँ पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। बाकायदे उनका इंतज़ार भी किया जा रहा है और जो जिनके नाम छूट गए थे लिस्ट में, जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल नहीं भरी थी, उनके लिए नोटिस भी यहाँ पर रखी गई है। वो भी घर घर पहुँचाई जा रही है। आप सब लोग बैठ गए यहाँ पर, जो भी आएगा उसका नाम दर्ज किया जाएगा? जी जी हाँ, हम सब यहाँ बैठ गए हैं। जो मतदाता आएगा मतलब अपना फॉर्म लेके भर के यहाँ पे उसका सम्मिलित किया जाएगा नाम। प्रक्रिया क्या क्या दस्तावेज जो पहले थे वही? जी हाँ वही है, उसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। जैसे अब आधार कार्ड बहुत मतलब निर्वाचन कार्यालय द्वारा बहुत मतलब क्या बोला गया है और कुछ भी दस्तावेज उसमें दे जो है। जैसे माता पिता का नहीं है तो दादा दादी का दे उसमें। कुछ डॉक्यूमेंट दे उसमें। कुछ आपको दस्तावेज देने होंगे जिससे ये प्रमाणित हो कि आप यहाँ के रहने वाले थे, आप यहाँ पर मतदाता है। तो कुछ लोगों को नोटिस इशू की जा रही है। कुछ लोगों ने जो दोबारा फॉर्म भरे हैं उन फॉर्मों को यहाँ पर वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिनों तक ये व्यवस्था चलेगी। आज से लेकर कल तक जिन मतदाताओं का नाम छूट गया किसी भी कारणवश, वो अपने बूथ पर पहुंचकर अपने बीएलओ के सामने अपना दस्तावेज, अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर्म 6 भरकर जो है वो बाकायदे यहाँ पर इनको देंगे और उसके बाद आपका नाम दर्ज कर लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किए चलाए जा रहे ऑपरेशन लगड़ा पर अब गंभीर सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया है कि आखिर रेगुलरली नियमित तौर पर इस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ होती है और उसमें अपराधियों के पैर में गोली मार दी जाती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने इस मामले में डीजीपी उत्तर प्रदेश और अतिरिक्त गृह सचिव को नोटिस भेज करके
उनको कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से तमाम घटनाएं लगातार सामने आ रही है, नियमित तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ होती है और अपराधियों के पैर में गोली मार दी जाती है। जिस मामले में वो सुनवाई कर रहे थे उसमें 3 आरोपी थे और ये बताया गया कि इस मुठभेड़ में कोई पुलिस वाला घायल भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने उस मुठभेड़ पर भी सवाल उठाया है और पूछा है सरकार से और जो सरकार के पुलिस विभाग के अधिकारी हैं कि आखिर क्या इस मामले में ऊपर से या सरकार की तरफ से कोई आदेश दिया गया है इस तरह की कार्रवाई के, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा जिसकी चर्चा हो रही है, जिस तरह से अपराधियों के पैर में गोली मारी जाती है, या फिर ये जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, ये सिर्फ अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें अपराधियों के पैर में गोली मारी जाती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें जो अपराधी होता है वो चोरी जैसी मामूली घटनाओं में संलिप्त होता है और उसके बाद उसका एनकाउंटर होता है। तो हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर ये सुनियोजित तरीके से कोई सरकार की कोई नीति है, पुलिस विभाग की कोई नीति है, या फिर ये मनमानी तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो इस ऑपरेशन लंगड़ा जिसको कहा जाता है इसको अंजाम दे रहे हैं। और लगातार मुठभेड़ें उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक तरफा कार्रवाई में पुलिस की टीम अपराधियों के पैरों में गोली मारती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में, इस घटनाक्रम पर कोर्ट के समक्ष क्या जवाब प्रस्तुत करती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। सेक्टर 150 में युवराज मेहता की डूबकर मौत के मामले में आपदा प्रबंधन और बचाव दल पर कई तरीके के सवाल स्थानीय लोगों और युवराज के पिता के द्वारा उठाए गए थे। उसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन की एक बैठक बुलाई गई, लेकिन उस बैठक के अंदर संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे, यानी पुलिस प्रशासन से कोई नहीं पहुंचा, अग्निशमन विभाग से कोई नहीं पहुंचा, सीएमओ तक नहीं पहुंचे और तीनों प्राधिकरण जो अहम भूमिका में हैं इस जिले के अंदर, उन तीनों प्राधिकरण से भी कोई अधिकारी इस आपदा प्रबंधन की बैठक में ऐसे समय में नहीं पहुंचा जब प्रदेश सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया। तमाम अधिकारियों की लापरवाही और भूमिका को लेकर लगातार जांच की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में किसी तरीके की आपदा अगर होती है तो एकजुट होकर उसमें काम किया जा सके, उसी को लेकर जिलाधिकारी मेधारूपम द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में अधिकारियों का ना पहुंचना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि मौके पर मौजूद जिस वक्त इंजीनियर युवराज डूब रहा था, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद थे, पुलिस मौके पर मौजूद थी, बावजूद उसके एसडीआरएफ को 2 घंटे बाद फोन किया गया। आपसी समन्वय की कमी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपदा से निपटने के लिए की जा रही बैठक से अधिकारी नदारत नजर आते हैं तो उनकी मंशा को लेकर स्थिति साफ हो जाती है कि किस तरीके से, किस एकजुटता के साथ वो आपदा प्रबंधन का काम करने में जुटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। आगरा थाना खंदौली इलाके के आगरा जलेसर मार्ग पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार एक कंटेनर ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। इस टेम्पो में तकरीबन 8 सवारियां बैठी थीं जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इलाज के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज में 5 सवारियों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट अस्पताल में 2 सवारियों को भेजा गया, जहां एक सवारी की प्राइवेट अस्पताल में भी मौत हो गई। कुल संख्या इस हादसे में मृतकों की 6 पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ये सभी तीर्थ यात्रा कर लौट रहे थे और लौटने के बाद हाथरस जिले के सैपऊ एक टेम्पो में आगरा से बैठकर जा रहे थे कि जलेसर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हालांकि मौके पर एकत्रित भीड़ ने ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। मैं इस वक्त आगरा के पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूँ। यहाँ जो मृतक हैं उनके परिवारजन पहुंच चुके हैं। गम का माहौल है। दरअसल ये सभी सैपऊ क्षेत्र के रहने वाले थे और इस पूरे हादसे में तकरीबन 6 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति का अभी भी इलाज चल रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान।
इटावा के जसवंत नगर में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 40 श्रद्धालु सवार थे जो कि 4 धाम यात्रा कर अपने नई निवास ओरई जालौन लौट रहे थे। तभी कोहरे की वजह से सामने जा रहे ट्रैक्टर और थ्रेसर में जा टकराई, जिससे अनियंत्रित होकर बस मौके पर ही पलट गई, जिसमें 10 यात्री श्रद्धालु जो थे वो घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही इटावा डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ल एवं एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, वहीं घटनास्थल का जायजा लिया और सभी घायलों को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया। ये उरई जालौन के लगभग 40 लोग हैं जो 4 धाम की यात्रा पर 40 दिन पहले निकले हुए थे। आज अभी मथुरा वृंदावन से दर्शन करके रात के 11 बजे चले थे। मनाजिनी के पास उनकी बस जो डबल डेकर है वो बाईं तरफ जा करके वो पलट गई है। फिलहाल इसमें से 8 लोगों को सामान्य चोटें हैं, 2 को थोड़ा ज़्यादा चोटें आई हुई हैं और यहाँ मैं और डीएम साहब और हमारे सारे लोग मौजूद हैं। कोई गंभीर नहीं है और आगे जो भी बड़ी प्रक्रिया है वो की जा रही है। इटावा से आशुतोष वाजपेयी, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कोडीन कप सिरप मामले में फिर से एक बार सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अगर पिछले समय की बात की जाए तो 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है कि जब्तीकरण की गई थी, जिसमें भोला प्रसाद जायसवाल और पुत्र शुभम जायसवाल शामिल थे और अन्य सहयोगी थे। उसके बाद तुरंत कुछ ही दिन बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें तमाम शुभम जायसवाल के अन्य सहयोगी उसमें शामिल थे। लेकिन अगर बात की जाए तो आज सोनभद्र पुलिस ने जो है कि इसमें बड़ी कार्रवाई की है। करीब 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भोला प्रसाद जायसवाल और शुभम जायसवाल और अन्य सहयोगियों की पूरी तरीके से जब्तीकरण की गई है। जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा बनारस जनपद में स्थित 7 चल अचल संपत्तियों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील सदर एवं तहसील पिंडरा जनपद बनारस में स्थित अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उनके सहयोगियों की कुल 7 संपत्तियां, जिनकी कीमत 4 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास है, एवं 4 वाहन जिनकी कीमत 51 लाख 16 हजार रुपए के आसपास है, एवं बैंक बैलेंस जिनकी टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए के आसपास है। आज दिनांक 31/1/26 को 68F NDPS एक्ट के तहत फ्रीज कराई जा रही है। सारे लोगों की गिरफ्तारी लगभग हो गई। भोला प्रसाद जायसवाल जो है कि जेल में है और विकास नरवे भी जेल जा चुका है। अगर बात की जाए तो अमित टाटा भी जेल जा चुका है। तो ऐसे तमाम लोगों जो मुख्य रूप से थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बस एक जो नाम बचा है, जो मुख्य आरोपी है, वो शुभम जायसवाल बचा है। शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस से लेकर SIT टीम तक पूरी तरीके से गठित की गई थी और गिरफ्तारी के लिए लगातार अग्रसर है और सोनभद्र पुलिस अलग अलग तरीके से चाहती है कि शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी हो। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के कपकोट विकासखंड अंतर्गत तल्ला सूपी ग्राम में जहां महिला सरपंच चंद्रकला देवी और भगवती देवी ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। उन्होंने गांव में श्री अलकनाथ देवता एकता मंच बनाकर जहां उन्होंने निर्णय लिया है गांव में होने वाले सामूहिक आयोजनों जैसे शादी ब्याह अन्य कार्यक्रमों में नशे के खिलाफ एवं नशा मुक्त अभियान के तहत उन्होंने सेवन और इसकी बिक्री और चरस निर्माण करने वाले के खिलाफ सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया है और नशे शराब की बिक्री इत्यादि सेवन पर 25 से 30 हज़ार रुपये की जुर्माने की बात कही है। वहीं ऐसे में इन 2 महिलाओं ने जहां जनपद में नशे के खिलाफ अभियान की मुहिम छेड़ी हुई है और व्यसन मुक्त गांव को लेकर उनकी पहल केंद्रित है। हमारे साथ जो हमारा महिला मंगल दल तैयार हुआ है। महिलाएं जो है इस समय जो बहुत परेशान है नशे से, इसलिए उनका घर परिवार पूरा टूट रहा है। इसलिए जो है हमारी महिलाओं ने एक साथ कदम उठाकर जो है इस नशे मुक्ति को जो है बंद करने के लिए कदम उठाया गया है और जो है जुलूस निकाला गया है। खाली अल्टीमेट के लेके हम जो है नशा को बंद कर रहे हैं और जो हमारे गांव में बाहर से या नीचे से जो भी शराब आ रही है, कच्ची पक्की जो भी है, उसको बंद करने के लिए पूरा निर्णय लिया हमारी महिलाओं ने। हिमांशु गढ़िया, न्यूज स्टेट, बागेश्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद नगर निगम के ITMS कंट्रोल रूम के अंदर, जहां पर प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी आए हुए हैं ट्रायल रन के लिए और यहाँ देखेंगे आप गाजियाबाद के जो DM हैं, चाहे MNA हैं और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। और ये चलान आप देख सकते हैं मेयर और जो प्रमुख सचिव हैं वो खुद यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा कंट्रोल रूम आपको दिखा देता हूँ तस्वीरों में किस तरह से ये बनाया गया है ITMS का। और यहाँ से अब जो चलान है वो किया जा रहा है। जिस तरह से ओवर स्पीडिंग हो या फिर आपने हेलमेट नहीं लगाया है या
गाड़ी पर आपने किसी तरह की नंबर प्लेट नहीं लगाई है, सभी चीज़ें जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं उसमें कैद हो जाएगा और आपका चालान कट जाएगा। तो आपको भी अब अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका चालान कट सकता है और उसी का ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। अगले 1 महीने के अंदर इसको पूरी तरह से कार्यरत कर दिया जाएगा। सर, सीएम सर का कब तक कार्यक्रम लगने की उम्मीद है इस पूरे मामले में? नहीं, वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कब आएंगे, परंतु 1 महीने में ट्रायल इनका ओवर हो जाएगा। 1 महीने में ट्रायल रन पूरा हो जाएगा। हाँ, अभी सर आज चालान भी हो गए हैं, ये माना जाए कि अब जनता खुद भी अवेयर हो ताकि चालान ना हो। हाँ, आइडिया ये नहीं है कि बहुत चालान किया जाए, आइडिया ये है कि एक ऐसी सुविधा हम लोग दे रहे हैं और ऐसा इसका अवेयरनेस होगा कि लोग चालान की आवश्यकता ही ना पड़े, लोग कंप्लायंट हो जाए ना ज़्यादा। जैसे हम सर दिल्ली में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी सीट बेल्ट लग जाती है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, यूपी में आते हैं, सीट बेल्ट हटा देते हैं और एक डर नहीं रहता है। देशों में आप देखिए, सिंगापुर में उनको ज़्यादा कंप्लाई कराना नहीं पड़ता क्योंकि लोग खुद ही कंप्लाइंट हो जाते। तो मैडम जी ने जैसा कहा कि ऐसी बिहेवियर हो जाए, उनको जानकारी हो कि वो कंप्लाई स्वयं ही करने लग जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो कंट्रोल रूम है यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी से इसको डेवलप किया गया है और सबसे हमने बात की और बताया किस तरह से चालान यहाँ काटे जा रहे हैं और सभी मॉनिटरिंग के लिए तमाम जो स्टाफ है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है। 40 मेन पॉइंट हैं, चौराहे हैं जो कवर किए गए हैं। तकरीबन 60 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया गया है नगर निगम की तरफ से। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। मध्य भारत के तीर्थ स्थानों से अब एक आवाज बुलंद होती जा रही है, यानी कि गैर हिंदुओं का मंदिर परिसर के आसपास प्रतिबंध लगाना। यदि हम बात कहें तो मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थान उज्जैन से भी ये मांग उठी है कि गैर हिंदू जो है मंदिर के आसपास ना भटके, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं उस पर गैर हिंदू व्यापार करते नज़र आते हैं। लेकिन हिंदू जागरण मंच की ओर से अब एक आवाज़ उठाई गई है और हिंदू मंच की ओर से ही क्या, मंदिर के जो पुजारी हैं, जो मठ मंदिर के पुजारी हैं, अब उन्होंने भी अपील की है कि गैर हिंदू मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करें और जो तीर्थ स्थान है उस पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध जल्द से जल्द लगे। पूरे वर्ग जितने धर्मों हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। उस परंपरा के अंदर हम सदैव से मांग करते रहे। विशेष तौर पे प्रयागराज के कुंभ में मैंने मांग करी थी, जिसको आप सभी लोगों ने एक तरह से प्रसारित किया था। महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान हैं वहाँ पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंडियन रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न ने एक बड़ी सिद्धि हासिल की है, जिन्होंने जो एक नया जो इंजन है उसको बनाया है, जो 60% डीजल और 40% जो LNG है वो यूज़ होगा। बड़ा जो आविष्कार है वो तैयार किया गया है। इंडियन रेलवे की तरफ से सबसे बड़ी ये पहल है, जिसमें जो फ्यूल है वो 60% 40% बच जाएगा, 60% यूज़ होगा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए गौरव सारस्वत जी अपने साथ जुड़े हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इनसे बात करेंगे। गौरव जी, ये जो LNG जो बनाया है मॉडल है, देश का पहला मॉडल है, क्या है इसकी विशेषता? बेसिकली हमारा जो DPC है डेमो ट्रेन का, वो काम करता था डीजल के ऊपर, सिंगल फ्यूल डीजल काम में आता था, जिसके लिए एक प्लान बनाया गया कि उन्हें डीजल के साथ में कोई और फ्यूल मिक्स करके पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए और फ्यूल सेविंग भी की जाए। तो LNG को चूज़ किया गया और एज अ पॉलिसी LNG जो डिज़ाइन का स्पेक बनाया गया उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि 40% LNG और 60% अगर डीजल को यूज़ किया जाए तो हमें लगभग सेम पावर और सेम कैपेसिटी मिलेगी अपनी डेमो ट्रेन को हॉल करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ मिलकर हमने ये एक इनिशिएटिव लिया और जिसमें एक वर्क अवार्ड किया गया रेलवे बोर्ड और नॉर्दर्न रेलवे द्वारा, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साबरमती में हमने ये डीजल फ्यूल के साथ में LNG का टैंक हमारे एग्जिस्टिंग DPC के
एग्जिस्टिंग कंपार्टमेंट के अंदर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर लगाया, जिसके अंदर हमने करीबन 2200 लीटर कैपेसिटी का टैंक है, जिसके अंदर करीबन 900-950 kg हम LNG स्टोर कर पाते हैं, साथ में डीजल फ्यूल लगता है। जब ये फ्यूल हमारा कंबशन में जाता है तो 40% LNG काम में आती है और 60% हमारा डीजल काम में आता है। तो इस तरीके से 40-60 के रेशियो में हमारा जो इंजन है हाइब्रिड तरीके से वर्क करता है और हमें लगभग सेम कैपेसिटी और सेम हॉलिंग पावर मिलती है डेमो को काम में लेने के लिए। अभी तक हम लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का ट्रायल कर चुके हैं और हमारे ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। गौरव शाश्वत जी जिन्होंने बताया कि 2000 से ज़्यादा किलोमीटर है वो ट्रायल हो चुका है और अभी ये पर्यावरण और खर्च दोनों को बचाएगा। कैमरामैन अचल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक्षत्रिय, अहमदाबाद। सोने और चांदी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। ये इतनी ज्यादा बढ़ोतरी थी कि 1999 के बाद का अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना गया। चांदी की कीमतों में ऐसे पर लगे कि चांदी की कीमत जो है 4,20,000 प्रति केजी तक पहुंच गई और साथ में सोने की कीमत की बात करें तो सोने की कीमत जो है वो करीब 1,93,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लगातार बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई और अचानक सोने और चांदी की कीमतें धड़ाम हो गई। सबसे ज्यादा फर्क पड़ा चांदी की कीमतों में। चांदी की कीमत आपको बताएं 4,20,000 प्रति किलोग्राम से घट करके 3,32,000 पे पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत जो है 1,93,000 से घट के 1,67,000 के करीब पहुंच गई। ये सब हो रहा है अमेरिका की चाल की वजह से। लगातार अमेरिका और चीन इस मामले को लेकर के खेल रहे हैं, जिसका असर पूरे बाजार पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब चांदी पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सोने पर आप थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। ईवीज देखें, सोलर देखें, क्या डिमांड 3 गुना हो गई है। क्या जो सितंबर में ईवीज बिक रहे थे या सोलर इक्विपमेंट था उससे 3 गुना बिकने लग गया है। बात यह है कि इसीलिए चांदी को जो बढ़ाया है स्पेकुलेशन ने बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट बाइंग ने बढ़ाया है। तो इसलिए चांदी को ट्रेडर्स के लिए छोड़ दीजिए। सोना अगर आपने इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्ट ना कीजिए, ये मेरा लोगों को सलाह है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।